Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 49 for class 10 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। और आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमने दोनों तरह के कोऑर्डिनेशंस को बारी बारी डिटेल में पढ़ा, उनके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश की। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, किस तरह से काम करती है, हमने उसके बारे में समझने की कोशिश की। और केमिकल प्रोडक्शन किस तरह से होती है, कौन से स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, हमने उसके बारे में समझने की कोशिश की है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर किसी भी वजह से नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी किस तरह से सफ़र करती है, पर्सन किस तरह से सफ़र करता है, कौन कौन सी मुख्तलिफ डिसीज़ हैं जो पर्सन के अंदर आ जाती हैं ड्यू टू द डिसऑर्डर, ड्यू टू द नॉन प्रॉपर वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो डिज़ॉर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। हम लोग नर्वस सिस्टम की जो डिज़ॉर्डर्स हैं उनको दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। एक है वेस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें पैरालिसिस है, और दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी। तो पैरालिसिस को हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ द वेस्कुलर डिसऑर्डर। हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ वेस्कुलर डिसऑर्डर, पैरालिसिस किस तरह से होता है, पैरालिसिस में पर्सन को किस तरह से सफ़र करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास क्या है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। ये कब होता है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो vascular disorders, they are due to any disturbance in the blood supply to nervous system। vascular disorder क्या है कि जब ब्लड सप्लाई नर्वस सिस्टम को प्रॉपर नहीं मिल रही होती, डिस्टर्बेंस हो रही है, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, उसके सेल्स को जो रिक्वायरमेंट है, नरिशमेंट है, वो प्रॉपर नहीं मिलती, तो नर्वस टिश्यूज़, नर्वस सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ द वेस्कुलर डिसऑर्डर। और वेस्कुलर डिसऑर्डर का नतीजा क्या निकलता है कि पैरालिसिस हो जाती है। वहाँ जो जिन नर्व्स को या जिन न्यूरॉन्स को नरिशमेंट नहीं मिलती, उनको ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाने की वजह से या फिर ब्लड के इंटरप्शन होने की वजह से उनके अंदर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता, तो वो न्यूरॉन्स, वो नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं। वो ऐसा डैमेज होता है जो इरिपेयरेबल होता है, वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। वो नर्व सेल्स डैमेज हो जाने की वजह से वो पार्ट जो है वो पैरालिसिस हो जाता है उसके ऊपर। दूसरा हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर तब हो जाता है व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। अगर किसी भी न्यूरॉन या नर्व के ऊपर जो नर्व इम्पल्स बनती है वो प्रॉपरली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट ना हो सके, या फिर वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होती, तो इसकी वजह से वो एपिलेप्सी कॉज करता है। अब हम इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरालिसिस। पैरालिसिस कब होता है, वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन आ जाती है, वो प्रॉपरली न्यूरॉन्स तक नहीं पहुंच सकती, तो तब पैरालिसिस होती है। ये एक वेस्कुलर डिसऑर्डर है। पैरालिसिस क्या है, इट इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। कोई भी एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप जब वो कम्प्लीटली अपना फंक्शन लूज़ कर देता है, वो मसल ग्रुप काम ही नहीं करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ पैरालिसिस। वो क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि मसल्स तब वर्क करते हैं जब उनको ब्रेन की तरफ से मैसेज मिलता है। मैसेज किसकी मदद से मिलता है, न्यूरॉन्स की वजह से। अब इन न्यूरॉन्स को डैमेज कॉज हो गया है क्योंकि यहाँ पे इन तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँची थी, तो वो मैसेज कट ऑफ हो गया। मैसेज की आप कह लें जो लाइन थी, जो एक तार थी मसल्स को जो मैसेज देती कि किस तरह से काम करना है, जब वो कट ऑफ हो गई है तो बंदा प्रॉपरली काम ही नहीं करेगा, वो मसल काम ही नहीं करेगा, उसको मैसेज नहीं मिल रहा, मसल काम नहीं करेगा, और इसीलिए पैरालिसिस का अटैक आता है। इट इज़ मोर ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप है वो तब होती है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी डैमेज पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो जो एक लाइन थी जो कि मैसेज को ट्रांसमिट कर रही थी वो कट ऑफ हो जाती है और पैरालिसिस का अटैक आता है। डैमेज मुख्तलिफ वजहों से हो सकता है, जिसमें से एक वजह स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक आ जाना, इट कॉजेज द पैरालिसिस अटैक। स्ट्रोक क्या है कि वहाँ पे किसी भी एरिया, किसी भी मसल में या फिर ब्रेन में ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना। ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाती हैं, क्या वो हाई ब्लड, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हैं, तो जब ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं तो वो वहाँ पे मौजूद जो न्यूरॉन्स हैं उनको वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक ये पैरालिसिस अटैक आ सकता है। इसके अलावा किसी भी ब्लड वेसल के अंदर अगर क्लॉट हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए, खून जमना शुरू हो जाए, खून जम जाएगा तो खून फ्लो नहीं करेगा, खून फ्लो नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी वहाँ पे मौजूद न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स को, तो वहाँ पे भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। इसके अलावा पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस, पोलियो वायरस अगर बॉडी पे हमला कर दे तो वो जो जहर प्रोड्यूस करता है, पॉइजन प्रोड्यूस करता है, वो भी पैरालिसिस का अटैक ला सकता है। जो हमारे पास पैरालिसिस के अटैक आने के मुख्तलिफ वजह हैं, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग है, या फिर चाहे वो ये तो मोस्ट कॉमन वजूहात हैं। इसके अलावा डिफरेंट और माइनर रीजंस भी हो सकती हैं जो कि पैरालिसिस को कॉज करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेजर रीजंस कौन कौन सी देख रहे हैं? स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग एंड पोलियो, ये पैरालिसिस कॉज कर सकती हैं। पेशेंट may have weak paralysis throughout his or her body or have paralysis in one side of the body। अब डिपेंड करता है कि डैमेज कौन सा हिस्सा हुआ है, उस हिसाब से पेशेंट के या तो पूरी बॉडी के अंदर वीक पैरालिसिस होगा या फिर उसकी बॉडी के एक हिस्से के अंदर, एक साइड के ऊपर पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। और इसके अलावा या तो लोअर लिम्स के ऊपर पैरालिसिस अटैक आ सकता है या फिर तमाम चारों लिम्स के ऊपर भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो पैरालिसिस का अटैक आया किसके ऊपर है, कौन से न्यूरॉन्स, कौन से नर्व सेल डैमेज हुए हैं, तो वो उस हिसाब से बॉडी को डैमेज कॉज करता है। दूसरा ये तो था वेस्कुलर डिसऑर्डर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स के इंटरप्शन की वजह से, प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो गए और पैरालिसिस का अटैक आया। वो मैसेज जो था वो कन्वे नहीं हो सकेगा, मसल्स काम करना छोड़ जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज़ ड्यू टू द फंक्शनल डिसऑर्डर। इसका मतलब है यहाँ पे जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो रही, प्रॉपरली बन नहीं रही हैं। तो एपिलेप्सी क्या है? ये एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसके अंदर एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नर्व इम्पल्स को डिस्चार्ज होता है ब्रेन के अंदर। नॉर्मली हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मली कंट्रोल्ड फॉर्म में चल रही होती है, बट ड्यू टू एनी रीज़न अगर न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो या तो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो रही या प्रॉपरली बन नहीं रही, ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएँ, तो वो एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं। इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। तो इंसान को, जो पेशेंट है उसके अंदर सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अ सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज़ अ टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वर्जन। तो जब ब्रेन के अंदर एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, एपिलेप्सी के सीजर्स आना स्टार्ट होते हैं, तो इट इज़ मार्क्ड बाय कन्वर्जेंस। यंगर पीपल में एपिलेप्सी में बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज़। अगर हम यंगर पीपल में देखते हैं, यंगर जनरेशन में देखते हैं, तो उनके अंदर एपिलेप्सी कब आती है? ड्यू टू द जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जीन्स में अगर कोई गड़बड़ है तो एपिलेप्सी आएगी, एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके अलावा वो लोग जिनकी एज 40 ईयर्स से ऊपर है, उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर्स एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं। सर को चोट लग जाए, हेड ट्रॉमा हो जाए, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो ये एपिलेप्सी को कॉज कर सकता है। सो एपिलेप्सी कैन बी कॉज्ड इन यंगर पीपल ऑल्सो, इट कैन बी कॉज्ड इन द पीपल ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो। तो ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में होती है एपिलेप्सी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके जेनेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं, डेवलपमेंटल रीजन्स भी हो सकते हैं, ट्रॉमा आने की वजह से भी एपिलेप्सी कॉज हो सकती है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी एपिलेप्सी
कॉज कर सकता है। एपिलेप्सी के लिए अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा क्योर नहीं है जो कि इन सीजर्स को कंट्रोल कर सके, एपिलेप्सी को स्टॉप कर सके। वो लोग जो कि एपिलेप्सी से सफ़र करते हैं उनको डेली बेसिस पे मेडिसिन लेनी पड़ती हैं ताकि सीजर्स को, ताकि वो जो झटके लगते हैं उनको उनको कंट्रोल में रखा जा सके। दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटी कन्वल्जेंट या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि एपिलेप्सी को बस कंट्रोल, क्योंकि एपिलेप्सी को क्योर नहीं किया जा सकता तो बस एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सो वेन एवर द अटैक कम, ये जो सीजर अटैक आते हैं पर्सनस के अंदर एपिलेप्सी की वजह से, तो ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी प्लेस्ड इन द पेशेंट्स माउथ एज इट कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी। तो ड्यूरिंग दीज अटैक्स वी शुड अवॉइड प्लेसिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन द माउथ ऑफ द पेशेंट। इट इज़ पॉसिबल कि वो पेशेंट जो है ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ एपिलेप्सी ही कैन बाइट हिज और हर टंग ऑल्सो। The knowledge of the composition and functioning of nervous system, it has helped man in the diagnosis and treatment of nervous disorders including paralysis and epilepsy। क्योंकि हम लोग अपने नर्वस सिस्टम के बारे में इस हद तक जान चुके हैं, काफ़ी हद तक जान चुके हैं कि हम लोग पैरालिसिस और एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, पैरालिसिस को अवॉइड किया जाए, कोई पेशेंट है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। मैन हैज़ डिस्कवर्ड द एरियाज ऑफ ब्रेन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। मैन को अभी ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद पता चला है कि ब्रेन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और किस तरह से वो इफेक्टर्स को मैसेज कन्वे करते हैं। इस तरह की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि अगर कोई पर्सन किसी नर्वस डिसऑर्डर की वजह से सफ़र कर रहा है तो उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो डैमेज हुआ हो सकता है और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आज कंक्लूड किया है चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को। हमने स्टडी किए हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो, इस चैप्टर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।